So hello everyone, welcome back to your favorite channel कंपटीशन वाला. My name is विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर इस लेक्चर के अंदर द मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर, दैट टू बाय माय हैंड रिटन नोट्स. मैं यहां पर आप लोगों के लिए कुछ माइंड मैप तैयार करके लेके आया हूं. काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपके हैंड रिटन माइंड मैप से पढ़ाइए, उससे ज्यादा समझ में आता है, प्लस 2-3 पेजेस के अंदर ही पूरा का पूरा चैप्टर कंसोलिडेट हो जाता है. सो आई हैव made a very beautiful mind map for you and that is going to be really helpful for your revision purpose. लेकिन हम यहाँ पर NCERT की एक भी लाइन को स्किप नहीं करने वाले हैं एंड हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे. तो क्या क्या पढ़ना होता है हमें मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर, सबसे पहले उस आउटलाइन के बारे में चर्चा कर लेते हैं. फर्स्टली लेट्स डिग डाउन इनटू द नेम ऑफ चैप्टर, मिनरल न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मतलब ऐसी चीजें जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो कि आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पर जाकर या तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती हैं, या एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं, या आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं. तो जब आप बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है फूड. और फूड में प्राइमरीली जो पार्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, राइट. यानी बायोमॉलिक्यूल्स के जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे जिनका वजन बहुत ज्यादा था, उनको हम लोग यहां पर खाते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी में जाकर के वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, मोनोमर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो अगर आप इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें देन सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीन. अगर आप दूध खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, अगर आप मीट खा रहे हैं, अगर आप सोयाबीन खा रहे हैं, देन अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग प्रोटीन फ्रॉम दैट. एंड ये प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाएगा तो इसके ऊपर कुछ एंजाइम्स एक्ट करेंगे एंड दैट प्रोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, राइट. और उसके बाद ये अमीनो एसिड जो है सिंपलर फॉर्म्स के अंदर हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमारा ब्लड जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, अलग अलग सेल्स तक जाएगा, अमीनो एसिड्स और सिंपलर कंपाउंड्स जो हैं वो भी हमारे अलग अलग सेल्स तक पहुंचा दिए जाएंगे, जिनको तोड़ करके हम लोग फर्दर एनर्जी बना सकते हैं, या फिर जहां भी अमीनो एसिड की जरूरत है वहां पर वो जाकर के अपने काम को कर सकता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कार्बोहाइड्रेट. यहां पर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्त, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स. इन पॉलीसैकेराइड्स पर अमाइलेज नाम का एंजाइम एक्ट करेगा और क्या बना देगा? आपका मोनोसैकेराइड बना देगा, यानी सिंपल शुगर्स बना देगा, जो कि आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी और अलग अलग सेल्स तक चली जाएंगी. देन आफ्टर हमारे पास आते हैं फैट्स, जो कि आपके ब्रेक होंगे इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का. तो ये सब खाने की चीजें तो हमें चाहिए ही रहती हैं, बट अदर देन दैट अगर आप बात करें तो हमें फूड के साथ साथ चाहिए रहता है वाटर. क्यों चाहिए रहता है दोस्त वाटर? क्योंकि वाटर हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, प्लस ये एक मीडियम की तरह काम करता है जिसमें सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे. तो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे सेल का 70% कंटेंट आपका मोर और लेस वाटर ही होता है. एंड देन आपको चाहिए मिनरल्स, है ना. एड्स में देखा होगा ना, इस पर्टिकुलर सिरप में है इतने मिनरल्स, इस पर्टिकुलर पाउडर में है इतने मिनरल्स, इतने विटामिन, इतने वाइटल न्यूट्रिएंट्स. दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इनऑर्गेनिक मिनरल्स. तो हम जब बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर की, तो हम इन इनऑर्गेनिक मिनरल्स की बात करते हैं कि भाई खाना पीना तो आप लोग खा लोगे, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये आपको कहां से मिलेंगे? इनऑर्गेनिक ये जो केमिकल्स हैं ये आपको कहां से मिलेंगे? इनके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है. एंड व्हाई दे आर नेसेसरी, समझिए. समझ लीजिए ये एक पेड़ है, राइट. हम यहां पर एक पेड़ बना लेते हैं और ये पेड़ जो है इसके कुछ पार्ट्स की डेथ हो चुकी है, राइट. तो जिन पार्ट्स की डेथ हुई है वो आपके नीचे आ गए, डेड पार्ट्स. अब इस डेड पार्ट के अंदर जो कंटेंट होगा वो कैसा रहेगा? ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कंटेंट है इसके अंदर. समझ लीजिए एक अमीनो एसिड है इसके अंदर, जस्ट फॉर सिंपल रेफरेंस. तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या रहता है? कार्बन है आपका, यहां पर ऊपर क्या है? हाइड्रोजन, नीचे आपका आर ग्रुप है वेरिएबल, यहां पर क्या है? अमीनो एसिड है, तो एक एसिड ग्रुप रहेगा, एक आपका अमीनो ग्रुप रहेगा, राइट. अगर आप इस पूरे के पूरे केमिकल को एकदम अच्छे तरीके से तोड़ने का प्रयास करते हैं तो क्या आपको कार्बन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है. क्या आपको ऑक्सीजन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है. क्या आपका हाइड्रोजन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है. क्या आपको नाइट्रोजन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है. और आर ग्रुप में अगर कुछ और भी हुआ, जैसे कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे सिस्टीन और मिथायोनिन, तो आपको सल्फर, फास्फोरस, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोटीन कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. तो यहां पर ये सारे जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं ये आपके टूट करके कहां चले गए? सॉइल में चले गए.
ये आपके टूट करके किस में चले गए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आपका ब्रेक होगा एंड सॉइल में चला जाएगा एज मिनरल न्यूट्रिशन, और उसको दोबारा कोई और प्लांट या यही वाला जो प्लांट है ये उठा सकता है। एंड सिमिलरली नीचे आपका जो पार्ट है, जो आपकी जमीन है, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, सॉइल प्रेजेंट होगी। और सॉइल किससे बनती है दोस्त, सॉइल बनती है आपकी वेदरिंग ऑफ रॉक से, और रॉक्स कंटेन करते हैं मिनरल्स। यानी जिस टाइम पर पत्थरों के टूटने से आपकी सॉइल बनी है उसमें भी ऑलरेडी काफी सारे मिनरल सप्लीमेंटेड हैं, है ना। तो वो भी मिनरल्स अपने आप को क्या करते रहते हैं, साइकिल करते रहते हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाते रहते हैं। समझ लीजिए मिट्टी के अंदर सबसे पहले कोई मिनरल था, उसको प्लांट ने उठाया और प्लांट की ग्रोथ हो गई। उस प्लांट पे एक फल लगा, उस फल को मैंने खाया तो मेरे अंदर आपके विटामिन और मिनरल्स आ गए, है ना। फिर अगर समझ लीजिए एक एनिमल है, उसकी अगर डेथ हो गई तो दोबारा से वो जाकर के मिट्टी में ही दफनाया जाएगा, तो वहां पर दोबारा से मिनरल पहुंच जाएंगे, वहां से कोई और प्लांट उस मिनरल को उठाएगा, देन कोई और एनिमल उस प्लांट को खाएगा एंड सो ऑन। इसी हिसाब से हम लोगों के अंदर मिनरल्स सर्कुलेट करते रहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने जाना कि व्हाट आर मिनरल्स। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें पता करना है हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, एक अलग सा आर्टिकल दिया हुआ है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब आपका सॉइललेस कल्चर, यानी अगर आपको बिना मिट्टी के भी किसी पौधे को उगाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको यही सारी चीजें चाहिए जो हमने बताया। खाने पीने का सामान तो आपका प्लांट बना ही लेगा बिकॉज फोटोसिंथेटिक है, उसके साथ साथ आप पानी दे दो और मिनरल्स दे दो एक सोल्यूशन के अंदर, और आपको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है तो एरेशन ट्यूब से आप एयर भी पंप कर दो और आपका प्लांट उग जाएगा। सॉइल की जरूरत सिर्फ और सिर्फ बाइंड करने के लिए रहती है एक प्लांट को, तो अगर आप नॉर्मली किसी और स्टैंड के सहारे अगर प्लांट को खड़ा कर दोगे तो इट्स फाइन। बचे हुई खाने पीने की चीजें और एसेंशियल चीजें जो है लाइफ के लिए वो आपको मिलती ही रहेंगी, ठीक है। ये जो हाइड्रोपोनिक की टेक्निक है ये हमारे एक प्यारे साइंटिस्ट ने डेवलप करी थी जिनका नाम है जूलियस वॉन सैक, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है दोस्त वाटर, है ना। यानी आप सिर्फ पानी में कल्चर करा रहे हो तो इसे सॉइललेस कल्चर बोला जाता है, ठीक है। जूलियस वॉन सैक साहब ने 1860 में इस टेक्निक को डेवलप किया था। यहां पर इन्होंने बोला कि अगर आप हाइड्रोपोनिक कल्चर करना चाहते हैं तो यहां पर हम एक गमला बना लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, भैया इस गमले के अंदर आपने क्या कर रखा है, एक प्लांट उगा रखा है, ठीक है। इस गमले के अंदर आपने क्या कर रखा है, एक प्लांट उगा रखा है। अब ये प्लांट आपका कहीं लुढ़क उड़क ना जाए इसीलिए यहां पे सपोर्ट लगा रखा है, और यहीं पर इस प्लांट को क्या दिया जा रहा है, प्योर वाटर था, सबसे पहले पानी दिया गया और पानी के अंदर आपके डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल दी गई, यानी वाटर और मिनरल मिल गया। फोटोसिंथेसिस तो ये अपने आप कर लेगा, और उसके साथ यहां पर हमें एयर भी पंप करनी थी, तो एयर पंप करने के लिए आपकी एरेशन ट्यूब होगी जो इसमें ऑक्सीजन पंप करेगी। वाटर और मिनरल पंप करने के लिए एक और ट्यूब रहेगी जो कि आपकी क्या करेगी, वाटर एंड मिनरल्स पंप करेगी, ठीक है। और यहां पर क्या लगे रहेंगे, कॉटन प्लग्स लगे रहेंगे जिससे कि ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से अपनी जगह पर खड़ी रहे, है ना, और कोई और एयर का कंटेमिनेशन यहां पर ना हो। ये आपका हाइड्रोपोनिक सेटअप है दोस्त, ठीक है। तो आपने प्योर वाटर दिया, उसके बाद आपने न्यूट्रिएंट डाल दिए और ऑक्सीजन आपने डाल दिया वाया एरेटिंग ट्यूब, है ना, वाया एरेटिंग ट्यूब। और यही चीजें चाहिए रहती हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो सॉइल की कोई खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने यहां पर स्टैंड के थ्रू एक प्लांट को स्टेबलाइज कर दिया है, तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं देखने को आपको मिलेगी। तो मिनरल्स आप यहां पर ऐड कर देते हो, समझ लीजिए आपको पता करना है कि कितना नाइट्रोजन डालें कि एक प्लांट अच्छे तरीके से सर्वाइव करे। नाइट्रोजन इतना कम भी ना रहे कि उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इतनी ज्यादा भी ना रहे कि उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए। तो समझ लीजिए आपने एक 10 पॉइंट पैरामीटर बना रखा है, आपका एक स्केल है। आपने जब 1 यूनिट नाइट्रोजन डाला तो आपका प्लांट ठीक से ग्रो नहीं किया, यानी डेफिशिएंट है नाइट्रोजन। जब आपने 2 यूनिट नाइट्रोजन डाला तो इट इज स्टिल डेफिशिएंट। 3 यूनिट आपने नाइट्रोजन डाला, इट इज स्टिल डेफिशिएंट। 4 आपने डाला तो प्लांट अच्छे से ग्रो किया। 5 आपने डाला तो प्लांट अच्छे से ग्रो किया। 6 जब आपने डाला तो प्लांट टॉक्सिसिटी दिखाने लगा, यानी बहुत ज्यादा हो गया नाइट्रोजन। किसी भी चीज की अति और किसी भी चीज की कमी अच्छी नहीं होती। और फिर आप 9 तक पहुंचे तो आपको देखने को मिला मेरे दोस्त कि यहां पर भी टॉक्सिसिटी ऑब्वियसली होगी ही। तो दिस इज द ओनली रीजन जितना नाइट्रोजन आप दे सकते हो एक पर्टिकुलर प्लांट को। समझ लीजिए आपने यहां पर टोमेटो का प्लांट उगाया तो टोमेटो को आप 4 से 5 यूनिट ही नाइट्रोजन दोगे। ऐसे करके आप कार्बन भी देके देखोगे, ऐसे करके आप सल्फर भी देके देखोगे, पोटेशियम भी देके देखोगे, फास्फोरस भी देके देखोगे, एंड यू विल एनालाइज कि कौन सा एलिमेंट किस कंडीशन में होना चाहिए। तो आप वेरिएबल कंसंट्रेशन देके देखोगे अलग अलग चीजों की।
आप अलग अलग मिनरल्स ऐड करके देखोगे कि क्या फर्क पड़ रहा है प्लांट की ग्रोथ पे। आप रिमूव करके देखोगे कि क्या किसी मिनरल को रिमूव करने से प्लांट की डेथ हो जा रही है, या फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट करके देखोगे, मैग्नीशियम की जगह मैंगनीज देके देखोगे कि क्या प्लांट की डेथ हो जाती है या प्लांट मैंगनीज को भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये सारी चीजें हमें इस हाइड्रोपोनिक सेटअप से ही देखने को मिलती हैं। कमर्शियली अगर आप देखें तो टीएलसी नाम के जो एग्जांपल्स हैं, बचपन में WWE में एक मैच हुआ करता था टेबल लैडर चेयर। वहां पे आप किसी के मुंह पे कुर्सी उठा के मार सकते थे, टेबल मार सकते थे, सीढ़ी मार सकते थे। दे वर कॉल्ड एज टीएलसी मैचेस। तो यहां पे क्या है कि कुछ जो आपके प्लांट्स है कमर्शियली उगाए जाते हैं, जैसे टी फॉर टोमेटो, एल फॉर लेटस एंड आपका सीडलेस क्यूकम्बर। ये टीएलसी जो है इन प्लांट्स को कमर्शियली हाइड्रोपोनिक सेटअप में उगाया जाता है और बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी ग्रोथ कराई जाती है। ऑलराइट, सो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में ये बातें आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मिनरल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 105 से भी ज्यादा एलिमेंट्स आज तक आपके पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर किए जा चुके हैं और प्लांट्स में उनमें से लगभग 60 के आसपास एलिमेंट्स जो है मौजूद है। तो क्या हर प्लांट में 60 के 60 एलिमेंट्स होने जरूरी हैं या कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं जो कि एसेंशियल कहलाएंगे, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। अगर कोई प्लांट किसी गोल्ड माइन के आसपास मौजूद है तो उसमें जो है आपका गोल्ड अक्यूमुलेट हो सकता है, वो उस गोल्ड को एब्जॉर्ब कर सकता है, रिटेन कर सकता है अपने अंदर। यानी रॉकी भाई के खेत में अगर कोई प्लांट है उसमें गोल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सिमिलरली एस्ट्रागैलस नाम का प्लांट है जिसमें सेलेनियम आपका अच्छा खासा हो सकता है। सिमिलरली यहां पर स्ट्रोंशियम जो है ये आपका न्यूक्लियर साइट्स के आसपास पाया जाता है ना। ये आपका कहां पाया जाता है, न्यूक्लियर साइट्स के आसपास पाया जाता है। वहां पे स्ट्रोंशियम की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां पर रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम वो अपने अंदर कैरी कर सकता है। और हमारे पास ऐसे भी टेक्निक डेवलप हो चुके हैं जो इतनी कम क्वांटिटी ऑफ मिनरल को भी आराम से डिटेक्ट कर सकती है। यानी 10⁻⁻8 ग्राम पर ml भी अगर कोई न्यूट्रिएंट मौजूद है किसी प्लांट में तो उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स हमारे पास मौजूद है, क्योंकि अगर सोना पाया जा रहा है किसी प्लांट में तो वो उतना ही सोना होगा जितना सोना चांदी च्यवनप्राश में है। अगर तुम लोग 200 रुपए का डब्बा खरीद के उसमें सोना निकालने की कोशिश करोगे तो हाथ में नाकामयाबी ही लगेगी। सिमिलरली यहां पर भी अगर तुम उस प्लांट में से सोना निकालने की या एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे देन इट इज नॉट पॉसिबल, वो एकदम माइन्यूट ट्रेसेस में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इतनी कम क्वांटिटी होती है, इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। तभी हम डिटेक्ट कर पाते हैं थोड़े बहुत स्ट्रोंशियम को, थोड़े बहुत गोल्ड को, थोड़े बहुत सेलेनियम को। ऑलराइट, अब हमें देखना है ये 60 के 60 एलिमेंट तो हर प्लांट में बाय डिफॉल्ट नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि हर प्लांट में सोना तो नहीं है, हर प्लांट में स्ट्रोंशियम तो नहीं है, हर प्लांट में सेलेनियम तो नहीं है। तो कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जो सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम कब बोलेंगे कि भैया एक जो एलिमेंट है ये असेंशियल है हमारे लिए, हम कब बोलेंगे कि प्लांट में ये एलिमेंट्स तो होने ही होने चाहिए। उसके आपके 3 मेजर पैरामीटर हैं। सबसे पहला, इट मस्ट बी नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इट मस्ट बी नीडेड मतलब कंपलसरी आ गया भाई, यहां पे मस्ट होना ही चाहिए। नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए कई एलिमेंट्स का होना एकदम अनिवार्य है। उनके बिना प्लांट जो है वो आपका मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, यानी उनका डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में भी हाथ होना चाहिए। एंड देन दे शुड बी इररिप्लेसेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आप मैंगनीज दे दोगे, वो सारे के सारे काम नहीं कर पाएगा मैग्नीशियम के। अगर मैग्नीशियम क्लोरोफिल के सेंटर पे पाया जाता है तो पाया ही जाएगा, उसकी जगह कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। उसकी जगह हम क्लोराइड को नहीं डाल सकते, उसकी जगह हम नाइट्रोजन को नहीं डाल सकते, राइट। तो यहां पर इट शुड बी इररिप्लेसेबल, इट शुड बी एब्सोल्युटली मैंडेटरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म में उसका डायरेक्ट रोल होना चाहिए, यानी उसका काम वही कर सकता है और उसके बिना प्लांट का जीना दुश्वार हो जाएगा। और ऐसे एलिमेंट जब हमने देखे तो 17 ऐसे एलिमेंट मिले जो कि बिल्कुल एसेंशियल थे। इन्हें हमने 2 कैटेगरी के अंदर तोड़ दिया। एक जिनकी क्वांटिटी हमें बहुत ज्यादा चाहिए, जिन्हें हमने बोला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाम ही है मैक्रो, और एक जिनकी क्वांटिटी हमें ट्रेसेस में चाहिए, बहुत कम चाहिए, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोगों ने बोला। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अगर आप ड्राई मैटर देखो 1 kg, जैसे एक प्लांट है उसमें से पहले वाटर रिमूव कर दिया, क्योंकि वाटर क्या है, H2O, यानी उसमें हाइड्रोजन और कार्बन पहले से ही बहुत ज्यादा है,
तो आप बाकी एलिमेंट्स की कैलकुलेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि कितना पानी है जस्टिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। एवरी सेल हैज गॉट सम वाटर, तो इसीलिए पहले हम पानी को रिमूव करेंगे और जो डिहाइड्रेटेड प्लांट है, जो आपका एकदम ड्राई प्लांट है, उसका 1 kg सैंपल हम लोग लेंगे। उस 1 kg में हम लोग देखेंगे कि क्या नाइट्रोजन हमें 10 मिलीमोल से ज्यादा चाहिए। यस, तो इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या कार्बन 10 मिलीमोल से ज्यादा चाहिए 1 kg ड्राई मैटर में? बिल्कुल चाहिए, इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या आयरन 10 मिलीमोल से ज्यादा चाहिए 1 kg के अंदर? नहीं, उससे कम चाहिए, तो इट्स अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। यानी अगर 1 kg ड्राई मैटर सैंपल में अगर आपको मोर देन 10 मिलीमोल चाहिए कोई भी न्यूट्रिएंट, देन इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। और अगर 10 मिलीमोल से आपको कम चाहिए 1 kg ड्राई मैटर के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट, इट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। एग्जांपल याद करने की बहुत सिंपल से आपको ट्रिक बता देता हूं। कौन सा पीके का मग, इसी सीक्वेंस में मैंने लिखा है ना? पीके जो है चाय पीना चाहता है ना, पर कौन से मग में पिए नहीं पता। तो कौन, दैट इज CHON, सा दैट इज सल्फर, पीके दैट इज फॉस्फोरस पोटेशियम, का दैट इज कैल्शियम, मग दैट इज Mg मैग्नीशियम। कौन सा पीके का मग? ये आपके 9 एलिमेंट्स है जो कि क्या है आपके दोस्त? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखना चाहें तो यहां पर आप 21 से 30 तक के जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनको लिखने की कोशिश करिए विद देयर एब्रीवेशंस। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट हटा दो, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और मोबाइल को कर लो चार्ज, यानी मोलिब्डेनम। मोबाइल तो बी फॉर बोरॉन, मोबाइल को ऐसे लिखा जाता है, मोबाइल चार्जर CH फॉर क्लोरीन। तो ये हो गए आपका मोलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन। 8 एलिमेंट्स आपके ये हो गए जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट कह रहे हैं। 9 + 8 टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। बीच में से कोबाल्ट को क्यों हटाया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट तो है ही नहीं, क्योंकि 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं और जरूरी भी होते हैं। उन्हें हम कहते हैं कोना शीशे। शीशों को कोने में रख दो, अदरवाइज टूट जाएंगे। कोना शीशे का मतलब है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट यहां पे आ गया तो यहां से हटाना पड़ा। ना दैट इज सोडियम, सी दैट इज सिलिकॉन, एस दैट इज सेलेनियम। सेलेनियम हमने क्या कहा था? आपका बहुत रेयरली मिलता है, तो ये हायर प्लांट्स में पाया जाएगा। तो कोना शीशे इज अ ट्रिक। अगर आपको बोले मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा पीके का मग, और अगर आपको कोई बोले माइक्रोन्यूट्रिएंट, मोबाइल को चार्ज कर लो सबसे पहले, MOB मतलब मोलिब्डेनम, बोरॉन एंड योर क्लोरीन। और उसके बाद 21 से 30 तक स्टार्ट कर दो मैंगनीज से बोलना, है ना? आपका क्या हो जाएगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट आपका कोना शीशे में पाया जा रहा है, निकल, कॉपर, जिंक। दैट्स इट। ये आपके हो जाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड बेनिफिशियल एलिमेंट्स। ठीक है? अब ये जितने भी एसेंशियल आपके न्यूट्रिएंट्स है ना, ये जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दोस्त। क्या बोला गया है? या तो ये एसेंशियल एलिमेंट स्ट्रक्चरल रोल अदा करेंगे, यानी बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स ये सब बनाएंगे। या तो ये एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स बनाएंगे। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड मतलब भाई क्लोरोफिल जो है यही फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाती है, प्लांट के अंदर खाना बनाती है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? सेंटर पर मैग्नीशियम पाया जाता है, इसके चारों ओर नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट हो गया। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाम में ही फॉस्फेट है, तो क्या यहां पर फॉस्फोरस नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये एनर्जी में काम आए मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। एक्टिवेट या इनहिबिट कर सकते हैं एंजाइम्स को, जैसे मैग्नीशियम जो है ये आपका किस किस एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है? दुनिया का सबसे अबंडेंट एंजाइम जो है रुबिस्को, उसको एक्टिवेट कर सकता है। एंड आपका फोटोसिंथेसिस में आप एक और एंजाइम पढ़ोगे पेप्टेज, उसको ये एक्टिवेट कर सकता है। जिंक जो है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट कर सकता है। मोलिब्डेनम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत काम आता है, आज आप पढ़ोगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मोलिब्डेनम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आपका नाइट्रोजिनेज को या नाइट्रेट रिडक्टेज को आपका एक्टिवेट करता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मैनेज करने में, यानी पोटेशियम, पोटेशियम का क्या काम रहता है? पोटेशियम बेसिकली कैटायनिक एनायनिक बैलेंस बनाता है एक प्लांट के अंदर। सो 2 मेजर कैटायंस हैं, पोटेशियम और सोडियम, और एक मेजर एनायन है क्लोरीन। तो जब भी
कैटायनिक एनायनिक बैलेंस की बात है, पोटेशियम सोडियम और क्लोरीन का नाम तो आएगा ही, और उसके अलावा पोटेशियम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी रेगुलेट करता है। वहां पर आप पढ़ोगे पोटेशियम एंड मैलेट हाइपोथेसिस, तो पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये आपकी बेसिक बातें थी कि आपके इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको किन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, एसेंशियल एलिमेंट्स आप किन्हें बोलोगे, क्या क्या उनकी कैटेगराइजेशन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। नाउ ये जो 17 आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे इनके बारे में हमें थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, इनके बारे में हमें कुछ एसेंशियल पॉइंट्स देखने हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हर एलिमेंट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो अगर आप देखोगे तो आपका वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आपकी सॉइल में वाटर भी पाया जा रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमें उससे मिल जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से थे स्ट्रक्चर में, कौन, CHON। और आपकी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, क्योंकि स्टोमेटा खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, तो अगर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन हवा से मिल सकता है, और नीचे से आपको वाटर मिल रहा है यानी H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नीचे से मिल सकता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें मिट्टी से खींचनी है एज अ मिनरल वो है नाइट्रोजन, वो है नाइट्रोजन। तो यहां पर इट इज नीडेड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। क्यों ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन तो आप कहीं ना कहीं से खींच ही लोगे, मिनरल जो सॉइल से खींचा जा रहा है सबसे ज्यादा वो है नाइट्रोजन, क्योंकि इन तीनों के बाद सबसे अबंडेंट नाइट्रोजन ही है ना। देन इट इज एब्जॉर्ब्ड एज नाइट्रेट, सबसे ज्यादा जो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है वो नाइट्रेट के फॉर्म में होती है, नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्मेट में भी ये एब्जॉर्ब किया जा सकता है, बट सबसे ज्यादा नाइट्रेट की फॉर्म में। और देखो इनके सबसे कॉमन जो आयनिक फॉर्म है ना उसी में इनकी एब्जॉर्प्शन होगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम डाई पॉजिटिव होता है, आयरन Fe3 पॉजिटिव होता है कॉमनली, है ना। फास्फोरस आपका H2PO4 नेगेटिव होगा, या फिर इससे एक और हाइड्रोजन हटा दोगे तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, HPO4 2 नेगेटिव। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव होता है, Mn2 पॉजिटिव होता है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव होता है। मेन आपको याद करना है बोरॉन और मोलिब्डेनम। बोरॉन में क्या है, BO3 3 नेगेटिव और B4O7 2 नेगेटिव, BO3 3 नेगेटिव एंड B4O7 2 नेगेटिव। पोटेशियम आपका K पॉजिटिव, सल्फेट आपका SO4 2 नेगेटिव, जिंक आपका Zn2 पॉजिटिव, मोलिब्डेनम Mo2 2 पॉजिटिव, MO मतलब मोलिब्डेनम, O2 यहां पर लगा हुआ है तो Mo2 डाई पॉजिटिव इज मोलिब्डेनम, एंड क्लोरीन आपका Cl नेगेटिव। यानी 2-3 ही ऐसी चीजें हैं जिनमें थोड़े अलग से आयनिक फॉर्म है, जैसे आपका बोरॉन BO3 3 नेगेटिव एंड B4O7 2 नेगेटिव, एंड मोलिब्डेनम का Mo2 2 पॉजिटिव। बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, जो आप केमिस्ट्री में सबसे नॉर्मल आयनिक फॉर्म यूटिलाइज करते हैं वही आपका यहां पर आंसर होगा। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसकी आवश्यकता होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में, क्योंकि नाइट्रोजन आपके बायोमोलिक्यूल्स बनाता है। तो जहां भी सेल डिवीजन हो रही है, जहां भी सेल ग्रो कर रहा है, तो वहां नए एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब कि नए बायोमोलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे, तो नाइट्रोजन की यूटिलाइजेशन होगी। अब कहां कहां इसका यूटिलाइजेशन होता है, क्या ये अमीनो एसिड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा भाई। अमीनो एसिड नाम क्या है, अमीनो एसिड, तो उसमें अमीनो ग्रुप होगा, बिल्कुल होगा। अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन होगा, बिल्कुल होगा। अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता ही है प्रोटीन, तो अगर अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होगा, बिल्कुल होगा। अगर प्रोटीन में नाइट्रोजन होगा तो आपका हार्मोन्स भी जो है काफी सारे प्रोटीनेशियस होते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी काफी हार्मोन्स प्रोटीनेशियस हो सकते हैं, तो वहां भी नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्लोरोफिल जो है दोस्त, इसमें आपका सेंटर पे पाया जाता है मैग्नीशियम और चारों ओर पाया जाता है नाइट्रोजन, तो क्या यहां मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाम ही है जब नाइट्रोजनस बेसिस, तो क्या नाइट्रोजन नहीं होगा भाई, नाम में ही नाइट्रोजनस बेसिस है तो नाइट्रोजन होगा। एंड विटामिन जो है ये भी काफी सारे नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। तो यहां पर अगर आपको एक पॉइंट याद करना हो कि कौन सा हम लोग याद करें, तो आपको ये याद करना है कि भैया विटामिन में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन हो सकता है। बची हुई चीजें तो एकदम लॉजिकल है दोस्त। अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है क्योंकि अमीनो ग्रुप है, तो प्रोटीन बनेगा, उससे हार्मोन बनेंगे। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेसिस है ही। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपको पता है, सेंटर पे मैग्नीशियम, चारों ओर नाइट्रोजन और फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सिर्फ विटामिन विटामिन टर्म हमें याद करनी थी, नाइट्रोजन हमारा क्रैक हो जाता है। अगर आप बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस कहां पाया जाएगा, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन में क्यों पाया जाएगा,
क्योंकि वहां पर मेम्ब्रेन किस चीज की बनती है? लिपिड की। ये क्या हो गया भाई? मेम्ब्रेन किस चीज की बनती है? लिपिड की। और लिपिड जो है मेरे बंधु, वो कैसा होता है वहां पे? फॉस्फोलिपिड, है ना, फॉस्फोलिपिड। तो लिपिड पर भी फॉस्फेट लग सकता है और प्रोटीन पर भी। तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाए जा रहे हैं, प्रोटीन में भी फॉस्फोप्रोटीन्स हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड में 3 पार्ट होते हैं दोस्त, आपको पता है। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से 3 पार्ट है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाम में ही फॉस्फेट है तो फॉस्फेट तो होगा ही। न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड से ही न्यूक्लिक एसिड बना है तो इसमें भी फॉस्फेट होता है। एंड फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, यानी फॉस्फेट की कहीं भी लेन देन होगी तो फॉस्फेट की तो जरूरत पड़ेगी ही। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सारी चीजें प्योरली लॉजिकल है। किसी ना किसी चैप्टर में आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अगला जो आता है वो है पोटेशियम। अब पोटेशियम के स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट देखो भाई, POT। और प्रोटीन के स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट देखो, POT। आर को हटा दो। तो पोटेशियम जो है इसका प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली एक रोल अदा आपको देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन का कहीं भी नाम आ जाए तो आप कैटायन एनायन बैलेंस लिख देना। तो अगर आप पोटेशियम की बात करते हो तो कैटायन है, ये कैटायन एनायन बैलेंस में काम आएगा। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में ये काम आता है, ठीक है। तो पोटेशियम के साथ साथ हम कहां कहां और लिख सकते हैं? सोडियम और क्लोरीन में भी लिख सकते हैं कैटायन एनायन बैलेंस। तो क्लोरीन में भी आप एनायन बैलेंस लिख सकते हो फटाफट। तो ये पॉइंट भी हमारा साथ साथ क्या हो गया? क्लियर हो गया। ऑलराइट, यहां पर भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्पेलिंग देखनी है यहां पर। किस चीज की? आपको स्पेलिंग देखनी है यहां पर पोटेशियम की, और इससे आपको प्रोटीन सिंथेसिस याद हो जाएगा। और यही बात आपको याद करनी है, बाकी सारी चीजें तो कंसेप्चुअल हैं, ठीक है दोस्त। अब देखिए कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम आपका क्या बनाता है? सेल के अंदर सेल वॉल बनाता है। सेल वॉल का आपका बाहरी जो पार्ट है जो दूसरे सेल से इंटरेक्ट करेगा, जिसे हम मिडल लैमेला कह रहे थे, वो किसका बना हुआ था? कैल्शियम पैक्टेट का, राइट। यानी मिडल लैमेला के बनने में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कैल्शियम जो है इसको आप लिख लेना भैया सेल वॉल में, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में और आपका मिडल लैमेला में। तीनों चीजों में फटाक से लिख लो तो कैल्शियम की आधी चीजें तो आपको वैसे याद आ जाएंगी। ये सेल वॉल की सिंथेसिस करता है, यानी क्या बनाता है? मिडल लैमेला बनाता है कैल्शियम पैक्टेट। ये मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में काम करता है, यानी सेल का बाहरी जो पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मिडल लैमेला, इन तीनों में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। तो डायरेक्टली हमें एक चीज से ही याद हो गया, ठीक है। और माइटोटिक स्पिंडल बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो आपके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ना, उसके फॉर्मेशन में कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ये आपका इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ आपका स्पिंडल फाइबर वाला आपको पॉइंट याद करना है, स्पिंडल अपरेटस वाला पॉइंट याद करना है। मैग्नीशियम अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम के काफी सारे जिक्र आपके होंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर में, एंड सेम विद मैंगनीज। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज आपका फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में, रेस्पिरेशन वाले रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोरोफिल के सेंटर पर मैग्नीशियम पाया जाता है, यह हमें पहले से पता है, ठीक है। तो यहां पर भी मार्क कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में मैंगनीज भी पाया जाएगा, प्लस ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी काम कर सकता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम में मैंने क्या लिखा है? सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? सेंट्रल डॉगमा एक स्कीम थी जो कि क्रिक साहब ने दी थी, वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट किया था। उन्होंने बोला डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, यानी रेप्लिकेट कर सकता है, यानी डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन। भाई डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल है आपका मैग्नीशियम का। डीएनए से आरएनए बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल है आपका किसका? मैग्नीशियम का। एंड आपका राइबोसोम के जो सब यूनिट्स हैं, इनके इकट्ठा होने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो अगर ये इकट्ठा हो गए हैं राइबोसोम, दोनों सब यूनिट इकट्ठी हो गई है, तो आपका क्या होगा दोस्त? आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगी। यानी पूरे सेंट्रल डोगमा में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ एक लाइन लिख लो सेंट्रल डोगमा और बात खत्म। इसी तरीके से आप नोट्स को कंसाइज कर सकते हो दोस्त, और कोई इसका तरीका है नहीं, है ना। चीजों को लिंक करके पढ़ोगे तभी जाके मजा आना स्टार्ट होगा। एमएन जो है, इसकी मेन बातें हमने देख ली। एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर स्प्लिट होकर यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, और ऑक्सीजन आपका इवॉल्व होता है। हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकला, वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ही निकलता है बेसिकली, है ना। तो यहां पर देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दो एलिमेंट्स कराते हैं, Mn और Cl। तो Cl जो है ये भी वाटर स्प्लिटिंग कराता है, और ये सवाल पूछा जाता है वाटर स्प्लिटिंग कौन कौन करा रहा है? Mn और Cl
करा रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए सल्फर सल्फेट के फॉर्मेट में आपका एब्जॉर्ब होगा। अमीनो एसिड्स में पाया जा सकता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से हैं? सिस्टीन, मिथायोनिन। सिस्टीन और मिथायोनिन आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। ये कोएंजाइम में भी पाए जा सकते हैं, विटामिन में भी पाए जा सकते हैं। और फेरोडॉक्सिन, इसमें क्या आ रहा है? आयरन का भी नाम आ रहा है ना, Fe। तो फेरोडॉक्सिन इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन, इसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। अगर आप विटामिन या कोएंजाइम का चेहरा बना के देखना चाहते हैं, देन आई कैन बेसिकली टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर क्या है दोस्त? यह है आपका मिथाइल ग्रुप, यह आपका CO ग्रुप, यह आपका सल्फर, यह कोएंजाइम ए। तो सल्फर आ गया इसके बीच में, राइट? सल्फर आ गया यहां पर। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसमें सल्फर आता है। तो ऊपर अगर आप एक एग्जांपल बनाना चाहें तो कोएंजाइम्स विटामिन्स के अंदर आपका सल्फर पाया जाता है। एंड फेरोडॉक्सिन में भी आयरन सल्फर प्रोटीन है, तो आयरन और सल्फर दोनों पाए जाएंगे। तो आयरन में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लो कि फेरोडॉक्सिन में आयरन पाया जा रहा है, आयरन सल्फर वहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है दोस्त, ऑल राइट। अब आ जाते हैं दोस्त आयरन की तरफ ही। आयरन जो है एक तो फेरोडॉक्सिन में पाया जाएगा आयरन सल्फर, और साइटोक्रोम में पाया जाएगा। साइटोक्रोम में एक और चीज पाई जाती है ना, वो क्या है? कॉपर। तो आयरन और कॉपर ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि आयरन जो है ये Fe3 पॉजिटिव फॉर्मेट में ही पाया जाता है और Fe2 पॉजिटिव फॉर्मेट में ही पाया जाता है। तो दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। समझ लीजिए मैं आयरन हूं और मैं Fe3 पॉजिटिव हूं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आया, मैं Fe3 पॉजिटिव हूं, इलेक्ट्रॉन आया तो मैं Fe2 पॉजिटिव हो गया, और मैं वो इलेक्ट्रॉन जब आगे पास कर दूंगा मैं दोबारा से Fe3 पॉजिटिव हो गया। यानी मैं तो दोनों फॉर्मेट के अंदर रह सकता हूं, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं Fe3 पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव हुआ, दोबारा 3 पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली कॉपर जो है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन आया तो वो Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव हुआ, फिर उसने इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया, वो दोबारा Cu पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हुआ? आयरन और कॉपर के अंदर साइटोक्रोम देखने को मिलता है, तो कॉपर भी आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। उसके अलावा आयरन जो है ये एक्टिवेट करता है कैटालेज को। परऑक्सीडेज और कैटालेज जो परऑक्सिसोम नाम की एक ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट थे, जो हमने सेल में पढ़ा था, आपके एनसीईआरटी में माइक्रोबॉडी करके एक लास्ट हेडिंग दे रखी है जिसके बारे में 2-3 लाइन बता रखे हैं आपको। परऑक्सिसोम इज अ टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी जो कि परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। यानी H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसको वो आपका वाटर में और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देगी। तो एक हार्मफुल केमिकल है H2O2, उससे आपका वाटर बना और ऑक्सीजन बना, जो कि दोनों के दोनों क्या है? नॉर्मल है। ऑलराइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ऐसा लगता है भैया मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोफिल में यूटिलाइज होता है, नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल में यूटिलाइज होता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में आपका आयरन जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात भी हमें समझनी है। ठीक है, देन वी आर डन विथ कॉपर। अगर आप देखें यहां पर तो हम मोलिब्डेनम देखते हैं। मोलिब्डेनम की आज आप बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका देखेंगे। ये क्या बनाता है? मोफी प्रोटीन बनाता है। मोफी प्रोटीन मतलब मोलिब्डेनम और आयरन का प्रोटीन। तो आयरन में एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, ये मोफी प्रोटीन बनाता है जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन है नाइट्रोजन फिक्स कराने में? मोलिब्डेनम। ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज द थिंग। अब देखते हैं हम लोग बोरॉन। बोरॉन में आप 4C लिख लो सबसे पहले। 4C मतलब कैल्शियम अपटेक। एक तो ये कैल्शियम के अपटेक में हेल्प करेगा, और कैल्शियम क्या कर रहा था? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से रिलेटेड था। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा था, सेल वॉल सिंथेसाइज कर रहा था, मिडल लैमेला सिंथेसाइज कर रहा था, राइट? तो कैल्शियम अपटेक होगा तो सेल जो है ये ग्रो करने लग जाएंगे, इलोंगेट होने लग जाएंगे, डिफरेंशिएट होने लग जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। C फॉर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन एंड पॉलन जर्मिनेशन। तो आपसे अलग से सवाल जो पूछा जाएगा वो ये 2 सवाल पूछे जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में कौन हेल्प करता है? बोरॉन। पॉलन जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है? आपका अगेन बोरॉन। सो ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है दोस्त, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन एंड आपका पॉलन जर्मिनेशन, इन दोनों में कौन काम आता है? आपका बोरॉन काम आता है। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स जिनके बारे में आपको पढ़ना था इन मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। ऑलराइट, अब हम थोड़ा आ जाते हैं इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के ऊपर।
डेफिशिएंसी सिम्टम मतलब एक जो केमिकल है या एक जो एलिमेंट है, अगर वो हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर चाहिए, अगर उससे कम हो जाएगी उसकी क्वांटिटी, तो एक प्लांट जो है वो सिम्टम्स शो करने लगेगा, यानी एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। जैसे समझ लीजिए मैंने अपने लिए डिसाइड किया है कि 2 रोटी तो मुझे खानी ही है, जिससे मुझे इतनी एनर्जी मिल जाए कि मैं सारे दिन काम कर सकूं। एक टाइम की 2 रोटी मुझे खानी है। अगर एक टाइम की मुझे आधी रोटी मिलेगी तो ना मेरे काम में एफिशिएंसी आएगी, मैं बीमार भी पड़ना स्टार्ट हो जाऊंगा एंड सो ऑन, राइट। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर डाइट, एंड उसके हिसाब से ही प्लांट जो है उसको प्रॉपर खाना भी बनाना है खुद के लिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी तैयार करने हैं और उनको एब्जॉर्ब भी करना है, राइट। तो यहां पर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे अगर किसी एलिमेंट की कंसंट्रेशन पाई जा रही है तो प्लांट रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी और उसके प्रोसेसेस ठीक से नहीं चलेंगे, मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं चलेगा, एंड हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम हमें दिखने लग पड़े हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम हमें दिखने लग पड़े हैं। और डेफिशिएंसी सिम्टम अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देते हैं। सो लेट्स टेक अ स्लाइड फॉर दैट। देखिए दोस्त, यहां पर आपका क्या है, एक प्लांट बना लेते हैं। ये एक ओल्ड लीफ है, बहुत बड़ी लीफ है, ओल्ड लीफ हो गई। ये एक यंग लीफ है, छोटी सी, तो ये एक ओल्ड लीफ है और ये एक यंग लीफ है। अब क्या हुआ, ये जो ओल्ड लीफ है ना, ये जाते जाते अपने कुछ न्यूट्रिएंट्स देके जाती है यंग लीफ को, ठीक है। ओल्ड लीफ जो है ये मरने से पहले, यानी ये पत्ता नीचे झड़ने से पहले अपने कुछ न्यूट्रिएंट्स देके जाएगा आपके यंग लीफ को। तो ओल्ड लीफ से सारे के सारे न्यूट्रिएंट निकल गए और यंग लीफ में चले गए। तो डेफिशिएंसी सिम्टम कहां दिखाई देंगे, ये जो है आपका पिंक कलर का एलिमेंट, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल बी फर्स्ट सीन इन ओल्ड लीफ। ओल्ड लीफ में कम हो रहे हैं, यंग में तो पहुंच ही गए, तो ओल्ड लीफ में इसके डेफिशिएंसी सिम्टम पहले दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, मोबाइल हैं, ये चल करके यंग पार्ट में चले गए तो मोबाइल है, तो जाहिर सी बात है इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स यहां पर दिखेंगे, यहां पर नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चरल रोल अदा करते हैं, जैसे कैल्शियम। तो ये जो है ये कैल्शियम माइग्रेट नहीं करता आगे, तो ये कैल्शियम यहीं पर जमा रहेगा, यहां पर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो ये व्हाइट वाला जो एलिमेंट है ना, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले कहां दिखाई देंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स will be first seen in young leaf, in young leaf, है ना। क्यों? क्योंकि वो इमोबाइल है ना, डबल एम लगा लेना भैया, वो इमोबाइल है, राइट, वो इमोबाइल है। तो आपका यंग तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो यंग में आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले दिखाई देंगे। तो कुछ चीजें जो स्ट्रक्चरल होती है ना, उनके एग्जांपल्स अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मिनरल न्यूट्रिशन आपका कैल्शियम एंड सल्फर यहां पर बता रखा है, और बाकी सारे जितने भी हैं यूजुअली वो आपके दूसरे साइड मिलेंगे आपको देखने को। तो अगर आप देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम और सल्फर जो कि इमोबाइल हैं, तो ये तो आपके ओल्ड पार्ट में ही रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। अगर ये मूव नहीं करेंगे तो डेफिशिएंसी सिम्टम किस में दिखाई देंगे, पहले यंग प्लांट पार्ट में, यंग लीफ में दिखाई देंगे। और एनके और एमजी जो है ये आपके मूव कर सकते हैं, तो सेनेसेंट लीफ में इसके सिम्टम दिखाई देंगे, क्योंकि यंग में शिफ्ट हो गए हैं, तो यंग में तो बहुत ज्यादा हो गए, सेनेसेंट में डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देंगे। अब अलग अलग चीजें हो सकती हैं, अलग अलग डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स की कमी होने की वजह से क्लोरोसिस हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, हरे कलर की जो पत्ती है वो पीले कलर की हो जाएगी, क्योंकि उसका हरे कलर का जो पिगमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। ट्रिक क्या है, मॉन्क फिर से मांगे मंजन, मॉन्क फिर से मांगे मंजन, इन सारे एलिमेंट्स की कमी की वजह से क्लोरोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस, कुक है एक और वो मग के अंदर अंडा फेंट रहा है ना, तो कुक का एक मग है, नेक्रोसिस यानी टिश्यू की डेथ किससे हो जाएगी, कुक यानी कॉपर एंड आपका के दैट इज पोटेशियम का मग यानी कैल्शियम मैग्नीशियम। सेल डिवीजन में कमी आ जाएगी मॉन्क्स की वजह से, अगर मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम या सल्फर कम है तो सेल डिवीजन कम हो जाएगा। और डिले इन फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग डिले होगी आपकी मॉन्स से, यानी मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर। यहां पे देखने की एक चीज यह है कि अगर मोलिब्डेनम कम हो रहा है तो उससे फ्लावरिंग भी डिले हो जाएगी, सेल डिवीजन भी कम हो जाएगा, क्लोरोसिस भी हो जाएगी। तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता रहेगा कि
किस एलिमेंट की वजह से क्या हो रहा है। हो सकता है आयरन आपका डेफिशिएंट हो, है ना, तो आप इजीली पकड़ लोगे कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोसिस हो रहा है, कहीं और आयरन है नहीं। लेकिन अगर आपका नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की कमी है तो क्लोरोसिस भी हो जाएगा, है ना, सेल डिवीजन भी कम हो जाएगी, डिले इन फ्लावरिंग भी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स को समझना इज वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली अगर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम चाहिए, हमें लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर चाहिए, अगर इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम चाहिए थी और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसे कहते हैं टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ना और उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो ड्राई वेट जो है ना एक प्लांट का वो 10% से रिड्यूस हो जाएगा। यानी समझ लो एक प्लांट है 100 केजी का या एक प्लांट है 150 केजी का, उसमें समझ लो 50 केजी वाटर है, तो वाटर तो हटा दिया क्योंकि ड्राई वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो 100 केजी का जो प्लांट है उसमें एक एलिमेंट इतना ज्यादा हुआ कि 100 केजी का प्लांट सिकुड़ करके कमजोर होकर के टॉक्सिसिटी की वजह से 88 केजी का ही रह गया, यानी 12 केजी कम हुआ, यानी 12% वेट लॉस हुआ, यानी 10% से ज्यादा वेट लॉस हुआ, यानी कोई ना कोई एलिमेंट टॉक्सिक है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक चीज पाई कि Mn की जो टॉक्सिसिटी है, समझ लो Mn की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई एक प्लांट के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये Mg के साथ कंपीट करना स्टार्ट कर देगा और आयरन के साथ कंपीट करना स्टार्ट कर देगा। ये क्या बोलेगा, भैया आपके जो काम है वो तो मैं भी कर लूंगा। तो एक्चुअल में ये Mg और आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रहा है, और जो पहले से पड़ा हुआ Mg और आयरन है उसको काम नहीं करने दे रहा है, यानी Mg और आयरन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आपके बहुत कम होते चले जाएंगे। यानी Mn अगर ज्यादा हुआ तो Mg और Fe की डेफिशिएंसी हो रही है, प्लस Mn अगर ज्यादा होता है ना तो कैल्शियम के अपटेक को भी कम कर देता है और कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी कम कर देता है, यानी कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब भी हो रहा है तो वो शूट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो शूट में कैल्शियम की कमी की वजह से जो जो चीजें होनी थी वो हो जाएंगी। यानी Mn की जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत खतरनाक है दोस्त, क्योंकि उससे Mg की डेफिशिएंसी सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं, आपका आयरन जो है Fe उसके डेफिशिएंसी सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं, आपका कैल्शियम जो है वो भी अपटेक और यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसके भी डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। यानी एक्चुअल में हमें जो लगता है कि Mn के टॉक्सिसिटी सिम्टम है वो एक्चुअल में Mg, Fe और Ca के डेफिशिएंसी सिम्टम है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल, राइट। तो चीजों की टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली है दोस्त। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, अगर रूट में मिनरल्स हमें चाहिए तो एक तो है आपका एपोप्लास्टिक पाथवे, एक है सिम्प्लास्टिक पाथवे जो आप ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हो। अब समझ लो मैं यूएसए जा रहा हूं, है ना, और मैंने बोला यार मेरे सारे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ अमेरिका चलेंगे, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें पता है बहुत बड़ा है। मैंने बोला मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ अमेरिका चलेंगे, मैंने 100 फोन्स घुमा दिए, समझ लो हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं, आप लोग 100 नंबर में, मैंने 100 फोन्स घुमा दिया और फटाफट भाग के आ जाओ यार दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पे अमेरिका चलेंगे, यूएसए चलेंगे। तो तुम लोग अपने हाथों में चप्पल पहन के ना भागते हुए आ गए कि हाँ भाई चलो भाई सर घुमा रहे हैं, तो फ्री में तुम लोग भाग के आ गए आउटर स्पेस के अंदर, यानी एयरपोर्ट तक। अंदर आके पता लगा अंदर वाले स्पेस में कि भैया पैसा लग रहा है, वीजा लगेगा, 20 लाख रुपए लगेंगे, है ना, आपको अकाउंट दिखाना पड़ेगा, डिटेल्स दिखानी पड़ेंगी, वीजा प्रोसेस भी बहुत लंबा है, उसकी प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी। यहां पे आपको पता लगा कि भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी बाहर बाहर तक आना तो फ्री है क्योंकि पंप लगा हुआ है एक, है ना, तो थोड़ी बहुत जो चीजें हैं थोड़ी बहुत एनर्जी से चल जाएंगी, ओला ओला देके आए कोई दिक्कत नहीं। अंदर भैया बहुत एनर्जी लग रही है, तो अंदर जाना इज वेरी कॉस्टली। तो बाहर आपका एपोप्लास्टिक पाथवे होती है, अंदर की साइड आपकी सिम्प्लास्टिक पाथवे होती है, और चीजें आपकी कहां तक पहुंच जाती हैं, आपकी रूट के थ्रू जाइलम तक पहुंच जाती है। और जाइलम में जाने के बाद जाइलम जैसे जैसे आपका वाटर को ऊपर भेजता है रूट से एब्जॉर्ब करके, उसके साथ साथ मिनरल्स भी ऊपर चले जाएंगे, यानी एसेंड करती हैं चीजें वाया जाइलम। कैसे प्रूफ करोगे कि जाइलम से ही मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं, कोई रेडियो एक्टिव मिनरल आपका डाल दो पानी के अंदर और प्लांट को उस पानी में डुबा दो, तो पानी एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, तो रेडियो एक्टिव न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करेगा, और फिर वो जो प्लांट है जिसमें एब्जॉर्ब हुआ है रेडियो एक्टिव न्यूट्रिएंट उसे काट करके देखो जाइलम के अंदर मिलेगा आपको वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी जाइलम के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था। सॉइल जो है भैया ये रिजर्वायर है, पत्थर टूटते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक होती है और उससे रेत तैयार होती है, मिट्टी तैयार होती है जिसमें मिनरल्स होते हैं, जहां से सबसे पहले मिनरल यूटिलाइज करके प्लांट ने ग्रो करना स्टार्ट किया था। ऑलराइट, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मेरे आसपास जो हवा है इसमें 78% से भी ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, राइट?
क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्मेट के अंदर है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्मेट के अंदर है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। अब ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड मैं तोड़ दूं, इतनी ताकत मेरे अंदर तो नहीं है, इसीलिए इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मुझे इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना है, NH3 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बैक्टीरिया की हेल्प लगेगी। तो प्लांट जो है इसको भी नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए, और माइक्रोब जो है जो मिट्टी में पड़ा हुआ है इसको भी नाइट्रोजन चाहिए। तो ये कंपीट करते रहते हैं आपके नाइट्रोजन के लिए। अगर कोई नेचुरल इकोसिस्टम है यानी जंगल वगैरह है, उसमें भी नाइट्रोजन के लिए मारामारी है। कोई एग्रीकल्चरल सिस्टम है, आपने खेती बाड़ी कर रखी है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन के लिए मारामारी है। एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर ऑफन अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन लिमिटिंग होता है, यानी इसकी क्वांटिटी कम है और इसको खाने वाले ज्यादा है, इसको चाहने वाले ज्यादा है, तो दिक्कत है दोस्त। इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज लिमिटिंग इन नेचुरल एज वेल एज इन क्रॉप फील्ड्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन को फिक्स करना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब नाइट्रोजन को आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और पहले जब अर्थ नया नया तैयार ही हुआ था तो ऑक्साइड जनरेशन होती थी, अभी भी ऑक्साइड जनरेशन होती है, लेकिन उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो पहले जमाने में आपको पता है, मतलब बहुत पुराने टाइम में जब अर्थ नया नया बना था तो यूवी रेडिएशंस थी, आपकी लाइटनिंग होती थी, खूब सारी बिजलियां कड़कती थी। अभी अगर आप देखेंगे तो आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, आपका जो अगर आप देखें तो गाड़ी वगैरह चलती हैं, ऑटोमोबाइल चलते हैं, है ना, तो इन सबसे जो एनर्जी निकलती है उससे आप ऑक्साइड जनरेट कर सकते हो नाइट्रोजन की। यानी ये जो नाइट्रोजन है इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, अलग अलग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे NO, NO2, N2O एंड सो ऑन, इसमें आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑक्साइड जो है ये आपकी जनरेट हो जाती है एंड फर्दर इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो टू मेक अमोनिया। अब 4 टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। बहुत गौर से सुनना इनके बीच का डिफरेंस क्या है, अदरवाइज आपको पूरी नाइट्रोजन फिक्सेशन कभी भी समझ में नहीं आएगी। मैंने आपको क्या बताया, एटमॉस्फेरिक N2 है यहां पर, यानी नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना। यहां पे क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस, नाइट्रोजन से अमोनिया बनना क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है, बिल्कुल है। क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है, बिल्कुल है। फर्स्ट प्रोसेस है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अमोनिया बनती है, लेकिन किससे, नाइट्रोजन से। और अमोनिया आपकी बन सकती है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के टूटने से भी। समझ लो कोई प्लांट है उसकी डेथ हो गई, कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई, तो प्लांट की अगर डेथ हुई तो इससे ऑर्गेनिक बायोमास निकलेगा, एनिमल की अगर डेथ हुई तो इससे ऑर्गेनिक बायोमास निकलेगा, एनिमल की अगर डेथ हुई इससे ऑर्गेनिक बायोमास निकलेगा। अब ये प्लांट और एनिमल की डेथ होने के बाद जो ऑर्गेनिक चीजें थी इसको अगर आप अमोनिया में तोड़ते हो, अब ये ऑर्गेनिक मैटर अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। नाइट्रेट और नाइट्राइट का बनना, अब अमोनिया जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन कौन से आपके बैक्टीरिया ये काम कराते हैं, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपका नाइट्राइट बन रहा है तो कौन कराएगा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोकोकस। और अगर नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है तो कौन बनाएगा, नाइट्रोबैक्टर। तो चाहे नाइट्रोसोमोनास हो, चाहे नाइट्रोसोकोकस हो, चाहे नाइट्रोबैक्टर हो, ये नाइट्राइट नाइट्रेट बना रहे हैं, तो दीज प्रोसेस आर कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्राइट नाइट्रेट का बनना इज नाइट्रिफिकेशन, जो कि आपका थर्ड प्रोसेस है। ठीक है, और इस नाइट्राइट नाइट्रेट का टूटना, यहां पर देखो ये क्या कर रहा है, नाइट्राइट नाइट्रेट टूट करके आपका दोबारा से नाइट्रोजन बना रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। ये आपका चौथा प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन आपका चौथा प्रोसेस है, जिसमें आपका क्या लगता है, थायोबैसिलस लगता है। थायोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया ये करा देता है। ठीक है, तो 4 चीजें हैं आपकी नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। सबसे पहले क्या हुआ, इसको ड्रॉ करके देखते हैं अलग से। समझ लीजिए आपका यहां पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनिया में कन्वर्ट होना चाहता है। अगर ये अमोनिया में कन्वर्ट होना चाहता है तो दोस्त इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। बेसिक डेफिनेशन है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ठीक है, अब देखिए ये जो अमोनिया है ये आगे चल के नाइट्राइट में कन्वर्ट हो सकता है,
और ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन में यहां पर जो एंजाइम लगेंगे जो नाइट्राइट बनाते हैं, ये है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। कोकस हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया। एंड यहां आपका स्टार्टिंग में ए आ जाता है, नाइट्रेट में भी ए आ रहा है, यहां भी ए आ रहा है, नाइट्रोबैक्टर आपका नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, तो ये नाइट्रिफिकेशन हो गया। अब देखो भैया, ये जो आपका नाइट्रेट है ये फटाफट से दोबारा क्या कर सकता है, ये जो आपका नाइट्रेट है ये ब्रेक डाउन होकर के दोबारा से नाइट्रोजन बना सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट नाइट्राइट का बनना नाइट्रिफिकेशन था, ये क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। ठीक है, और ये जो नाइट्रेट है ये हो सकता है प्लांट आपका एब्जॉर्ब कर ले, तो ये प्लांट में चला जाएगा। अब प्लांट को कौन खा लेगा, प्लांट को आपका एनिमल खा लेगा, तो एनिमल में चला जाएगा नाइट्रोजन। अब जब ये प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों डेड होंगे तो इनमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आपका पाया जाएगा। इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अगर आप कन्वर्ट कराते हो अमोनिया के अंदर, तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में टूटना क्या हो जाएगा, अमोनिफिकेशन। और यहां आप देखो पूरी की पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई, ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल है। राइट, बहुत बेसिक बेसिक आपकी ये बातें थी। ऑल राइट, तो यहां पर देखिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने तरीके से हो सकता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं कुछ, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको वरदान है जो कि नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। अब ये आपके फ्री लिविंग हो सकते हैं, यानी अकेले भी कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, जैसे एरोबिक कंडीशन में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ए फॉर आपका एजोटोबैक्टर, बी फॉर आपका बीजरनिकिया। एरोबिक में भी ए और बी थोड़ा पास पास आ रहे हैं, है ना, एजोटोबैक्टर और बीजरनिकिया एरोबिक है। अनएरोबिक में आप देखोगे रोडोस्पाइरिलम और आपका बेसिलस। साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक हमने पढ़ा था आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर। सिम्बायोटिक में अगर आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिक में अगर आप देखेंगे तो राइजोबियम जो है ये लेगुमिनस प्लांट की रूट के साथ, जैसे कि आपका स्वीट पी है, स्वीट क्लोवर है, गार्डन पी है, बीन है, यानी पी और बीन की फैमिली के साथ उसकी रूट में नोड्यूल बनाएगा। जबकि फ्रैंकिया जो है ये आपका नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ भी, जैसे एलनेस के साथ फ्रैंक हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आता है। फ्रैंकिया ज्यादा फ्रैंक है तो नॉन लेगुमिनस के साथ भी बना लेगा, लेकिन राइजोबियम सिर्फ और सिर्फ आपका लेग्यूमिनस के साथ ही बना पाएगा। अब देखिए ग्रैंड फिनाले, ये नोड्यूल आखिर बनता कैसे है, नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है। ये आपकी रूट है प्लांट की, और रूट के एपिडर्मल सरफेस से क्या निकलता है, रूट हेयर निकलते हैं। ये आपका रूट हेयर है, ये आपका रूट हेयर है। ठीक है, अब जो रूट हेयर है इसके आसपास क्या है, राइजोबियम जो है आपके पाए जा रहे हैं। अब यहां पर क्या है, जो बैक्टीरिया थे, है ना, ये बैक्टीरिया डिवाइड करना स्टार्ट कर गए। अगर बैक्टीरिया डिवाइड करना स्टार्ट कर गए तो रूट हेयर को पता लग जाएगा बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, वो इन्हें अंदर लेने की कोशिश करेगी कि आओ यार मेरे लिए नाइट्रोजन फिक्स कर दो, मैं तुम्हें बदले में खाना पीना दे दूंगी, और तुम मेरे लिए, और मैं तुम्हें एनर्जी दे दूंगी, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग में एनर्जी खूब लगती है। देखो अगर आपका N2 है और इससे आपको 2 अमोनिया बनाने हैं, तो 2 अमोनिया बनाने के लिए आपको क्या देनी पड़ रही है, दोस्त 16 एटीपी देनी पड़ रही है। यानी टू सिंथेसाइज 1 अमोनिया आपको क्या देनी पड़ रही है, 8 एटीपी देनी पड़ रही है। इतना कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस है। तो एटीपी कौन देता है, ये एटीपी आपका होस्ट सेल देता है, ये आपका क्या देता है, प्लांट देता है। तो प्लांट कहता है मैं आपको एनर्जी दे दूंगा, मैं आपको खाने पीने की चीजें दे दूंगा, आप बस मेरे लिए नाइट्रोजन फिक्स कर दो, यानी आप मेरे लिए डाई नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दो, अमोनिया में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो बैक्टीरिया को अंदर ले लेता है आपका रूट कर्ल करके, तो इसे रूट कर्लिंग बोलते हैं, जिसमें आपका हुक बनता है। एंड देन बनता है इन्फेक्शन थ्रेड, यानी कि ये जो आपके बैक्टीरिया है अंदर जाते जाएंगे कहां तक, ये तो आपका बाहर का एपिडर्मिस है, अंदर ये आपका कॉर्टेक्स है और अंदर पेरीसाइकिल है। तो इनर कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल के सेल तक ये आपके बैक्टीरिया चले गए और वहां जाकर ये डिवाइड करने लग गए, और वहां के सेल्स भी ज्यादा डिवाइड करने लग गए, और एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल। ये आपका मैच्योर नोड्यूल है। इस नोड्यूल को अगर आप काट के देखोगे ना, गोल गोल नोड्यूल को, अगर आप किसी पल्स का पौधा उखाड़ोगे, यानी किसी दाल को अगर उखाड़ोगे, उसके रूट के नीचे गिट्ठे मिलेंगे ऐसे गोल गोल से, उनको अगर आप काट के देखोगे, इसके सेंटर पे क्या है, आपका पिंकिश रीजन मिलेगा, जहां क्या पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
ठीक है। इस लैग हेमोग्लोबिन का क्या काम रहता है? दिस इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। आपको पता है कि आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो इतनी आसानी से नहीं होता। वहां पर जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, वो ऑक्सीजन से बहुत डरता है। तो नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन जो है ना ये इनहिबिट कर देता है। तो हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ना हो पाए। तो लैग हीमोग्लोबिन नाम का केमिकल पाया जाता है नोड्यूल के सेंटर पे, जो कि ऑक्सीजन को खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन फ्री वातावरण बनाया जा सके एंड आपका बढ़िया तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग हो सके। ठीक है। यहां पर देखेंगे अगर आप, तो नाइट्रोजिनेज कैसे काम करता है? नाइट्रोजिनेज कुछ ऐसे काम करता है। देखो ये आपका नाइट्रोजिनेज की शक्ल बना देता हूं मैं। यहां पे 2 नाइट्रोजन के बाइंड करने की जगह है ना। तो ये 1 है, ये आपका 2। 4 प्रोसेस में, 4 स्टेप्स में, सॉरी, इस प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 हम लोग क्या बना लेते हैं? नाइट्रोजिनेज बना लेते हैं। एक ही नाइट्रोजिनेज है जिसके 4 अलग अलग स्टेप्स हम लोग दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपका डाई नाइट्रोजन यानी N ट्रिपल बॉन्ड N यहां पर बाइंड किया, मानते हो? अब यहां पर क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप के अंदर एक बॉन्ड इसका थोड़ा प्यार से तोड़ा गया, यानी कि एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच किया। 2 बॉन्ड आपके बचे, एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक हाइड्रोजन यहां लगाया। ठीक है। तो यहां पर 3 बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड आपके बचे, एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। यहां पे तीनों बॉन्ड इसने आपस में बना रखे हैं। यहां 2 बॉन्ड साथ में बना रखे हैं, एक HH से बना दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर देखो यहां पर एक और बॉन्ड टूटेगा, यानी आपका सिंगल बॉन्ड बचेगा N के बीच में, और यहां 2-2 हाइड्रोजन आपके लग जाएंगे, 2-2 हाइड्रोजन आपके लग जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? ये जो आपका नाइट्रोजन है इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, यानी NH3 2 अमोनिया आपके यहां पर बन जाएंगे। एंड ये जो आपका नाइट्रोजनेज है ये क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। इस तरीके से स्टेप वाइज फॉर्मेट के अंदर क्या होता है? आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ये जो N2 मॉलिक्यूल था जिसके साथ हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, अब इसने क्या बना लिए? 2 अमोनिया बना लिए, 2 अमोनिया बना लिए। ठीक है। अब ये अमोनिया तो बन गया, अब इस अमोनिया का फेट क्या है? इसका भविष्य क्या है? ये अमोनिया आगे चल के क्या करेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस अमोनिया का भविष्य क्या है? इसे हम कहते हैं फेट ऑफ अमोनिया। अब ये 2 चीजें कर सकता है प्लांट में जाकर के, क्योंकि ये काफी टॉक्सिक होता है दोस्त। अमोनिया जो है इसे आप जमा नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ठीक है, एक सेल में अगर ये पड़ा रहेगा इट इज वेरी टॉक्सिक। तो इसे यूटिलाइज करना है। तो पहला जो यूटिलाइज करने का तरीका है वो क्या है? आपका रिडक्टिव एमिनेशन। यानी आप क्या कर दो? अल्फा कीटोग्लूटरेट AKG यानी अल्फा KG को आप ट्रीट कराओ आपका इस बने हुए अमोनिया के साथ, और NADPH नाम की आप एनर्जी जब दोगे तो क्या होगा? ग्लूटामेट बन जाएगा, जिसे हम ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं, जिसे हम ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ना, ये अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से क्या बनेगा? ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा, और NADPH जो था ये आपका NADP रह जाएगा। यानी इसका हाइड्रोजन जो है इसे हमने यूटिलाइज कर लिया, और इस अमोनिया को भी हमने अमीन ग्रुप बना दिया अमीनो एसिड का। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू। एंजाइम कौन सा लगा? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ग्लूटामेट बन रहा है, और डिहाइड्रोजिनेज जब भी यूज होता है NADPH एज एन एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो डिहाइड्रोजिनेज का मतलब NADPH एज एन एनर्जी लग रही है यहां पर। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसएमिनेशन। ट्रांस का मतलब ग्रुप एक्सचेंज कराने हैं। यहां पर देखो एक अमीनो डोनर है, क्योंकि यहां पे क्या है? आपका एक अमीनो ग्रुप है ना, यहां पर NH3 लिख देते हैं, यहां पे एक अमीनो ग्रुप है, और ये आपका अमीनो एक्सेप्टर है, यहां पे कीटो ग्रुप है। ठीक है। तो यहां पे अमीनो ग्रुप है, यहां पे कीटो ग्रुप है। R1 के साथ अमीनो ग्रुप, R2 के साथ कीटो ग्रुप। तो यहां पे क्या होगा? R1 के साथ कीटो ग्रुप आ गया, और R2 के साथ यहां पर अमीनो ग्रुप आ गया। तो ये ग्रुप्स एक्सचेंज कर लेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? ग्लूटामेट यानी ग्लूटामिक एसिड बनाएंगे। उसके बाद उस ग्लूटामिक एसिड का अमीनो एसिड जो है अलग अलग जगह पे हम लोग ट्रांसफर करके नए नए अमीनो एसिड्स तैयार करते रहेंगे। एंड देन एंड में एक छोटा सा आर्टिकल है कि सोयाबीन में जो चीजें हैं वो यूरिड की फॉर्मेट में आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा नाइट्रोजन होता है। क्योंकि अगर आप एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपका कार्बन है, देन एक अमीनो ग्रुप है यानी एक नाइट्रोजन है, आपका इस साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस साइड हाइड्रोजन है। अगर आप एस्पार्टिक एसिड देखते हो तो यहां पे CH2 है एंड COOH है। तो कार्बन कितने हुए? देखो 1 2 3 4, और एक नाइट्रोजन 4 कार्बन। वहीं अगर इसको मैं अमाइड की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो यहां पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है अमीनो ग्रुप का, यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां पर CH2 है,
एंड यहां पर COOH था, इसकी जगह क्या आ गया, CO और OH की जगह आ गया NH2। अब यहां पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, है ना, कार्बन तो उतने के उतने रहे। नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन यहां पे 1 था, यहां पे 2 हो गए, यानी 2/4 हो गए, यानी 1/4 से नाइट्रोजन डबल होकर 2/4 हो गए, यानी नाइट्रोजन की क्वांटिटी डबल हो गई जब आप अमाइड ग्रुप ऐड करते हो। तो ये जो यूरिड है इनको ट्रांसफर करना कंपैरेटिवली इजी है, इनमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, तो नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो आपका इनमें बढ़ा हुआ रहता है। ऑलराइट एवरीवन, आई होप यार मजेदार था चैप्टर, छोटा चैप्टर है एनसीईआरटी का, लेकिन काफी मजेदार आपको लगा होगा। एंड सिर्फ 3 पेजेस के अंदर आई गेस हमने सारी चीजें कंसोलिडेट करी हैं, समझाने में थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया है स्लाइड्स को, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि 4-5 स्लाइड्स हो गई, लेकिन जब आप खुद से इस चैप्टर को पढ़ के आए होंगे, जितना मैंने लिखवाया है उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1 स्लाइड, ये तो नॉर्मल समझाने के लिए था, ये कंटेंट ऑलरेडी है स्लाइड में। दिस इज 2nd स्लाइड, दिस इज 3rd स्लाइड एंड दिस इज 4th स्लाइड, जो कि काफी खाली और बहुत बेसिक थी, यानी सिर्फ 4 पेजेस के अंदर, वो भी बहुत खुला खुला रख के आए। होप आपने मेरे पुराने माइंड मैप्स देखे हैं, अगर मैं चाहता तो इस 4 स्लाइड को आराम से 2 स्लाइड के अंदर भी क्वेंच कर देता, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को और ज्यादा मजा आए। तो 4 पेजेस के अंदर भी अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो एनसीईआरटी के ये 12 पेजेस है ना, 11-12 पेजेस है, इसको अगर आप 4 हैंड रिटन छोटे छोटे पेजेस में कन्वर्ट कर रहे हो तो 2 शीट्स लगेंगी आपको, पेपर के टाइम पे उड़ती हुई दिखेंगी चीजें आपको। सो इट्स वेरी गुड फॉर रिवीजन पर्पस। आने वाले टाइम में हम कुछ अमेजिंग से टॉपिक्स लेने वाले हैं यार 11th और 12th क्लास के। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब मैं कराऊंगा आपको, उसके बाद वी विल फॉल फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ 12th क्लास बायोलॉजी। तो इकोलॉजी उसके बाद हो सकता है मैं स्टार्ट करा दूं, काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे सर इकोलॉजी पहले कराइए, तो इकोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, उसमें भी 2 चैप्टर्स मेरे पास हैं। एंड देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम लोग, कोर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें रिवीजन करने का कुछ नहीं है, उसमें सब समझने का है ना। तो उसको एक ब्लेंडेड मोड में हम लोग रखेंगे, एनसीईआरटी कम हैंड रिटन नोट्स, जहां पे फ्लो चार्ट्स की जरूरत है वहां फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, जहां एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है वहां लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी चीज के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो नीचे विपू भाई ओपी कर दो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, अगले सेशन में आपसे मिलता हूं एक और बेहतरीन चैप्टर के माइंड मैप के साथ। थैंक यू।